नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हेलो डॉक्टर में हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुन के हम सब डर जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से कैंसर की, लेकिन आपको बता दें कि अब कैंसर का उपचार भी संभव हो चुका है। किस तरह से रेडिएशन थेरेपी के द्वारा कैंसर का निदान संभव है, आज हम हेलो डॉक्टर में इस बात पर जानकारी लेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर नरेश जाकोटिया, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, भगवान महावीर हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेश का एक विस्तृत अनुभव है और आप एक स्पेशलिस्ट है रेडिएशन थेरेपी देने में। यदि आप भी डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा, यदि आप भी डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाहते हैं, आपके मन में भी कुछ शंका हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो यही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नरेश, जब भी बात होती है कैंसर की तो सब लोग बहुत डर जाते हैं और एक ऐसा अजीब सा मौत से इसका पर्याय समझा जाता है। कैसे समझ सकते हैं कैंसर होता क्या है? एक्चुअली कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जैसे आप बोल रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा धारणा दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है। कैंसर आज के ज़माने में पूर्णतया तो नहीं, लेकिन करीब 70 से 80% पेशेंट्स में ठीक होने जैसी बीमारी है। तो एक तो इससे घबराएं नहीं, और एक इसका इलाज प्रॉपर और समय पे लें जिससे आपकी बीमारी ठीक हो सके। पर अगर हम कैंसर को समझना चाहें कि कैंसर एक्चुअली होता क्या है, एक आम दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानना चाहें कि हम कैसे समझें क्या है कैंसर। एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं जिन पे कंट्रोल होता है ग्रोथ, जिनकी नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ पे कंट्रोल होता है। जब वो कंट्रोल बॉडी का उसकी ग्रोथ पे हट जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ के और कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं जी। तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को नॉर्मली कैंसर कहा जाता है जी। इसके साथ में एक और भी एक शब्द आता है कभी कभार, ट्यूमर। तो जब हम ट्यूमर की बात करते हैं और कैंसर की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल, ट्यूमर एक्चुअली दो तरह का होता है। एक तो बिनाइन, जो जिसमें फैलने की क्षमता नहीं होती है, और एक कैंसर जिसको मैलिग्नेंट बोलते हैं, जिसमें बॉडी में फैलने की क्षमता होती है। तो बिनाइन कैंसर से नॉर्मली घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट कैंसर जो मैलिग्नेंट होता है, जो फैलने वाला होता है, उससे थोड़ा सा घबराने की भी बात नहीं है, बट इलाज की ज़रूरत है उसमें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ आपको बदलाव महसूस हो रहा है तो स्वयं किसी भी निष्कर्ष पर ना करके अपने डॉक्टर से सलाह लें। और यदि ये डॉक्टर बताता है कि कैंसर की संभावना है या शरीर में कैंसर हो चुका है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सही समय पे सही इलाज आपको कैंसर मुक्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, कैंसर होने के मेन रीजंस क्या क्या होते हैं? कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए, चबाने के फॉर्म में तंबाकू का सेवन राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। खैनी, गुटखा, जर्दा, ये बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसके अलावा स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको होता है, जैसे हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, ये स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टोबैको है। कुछ पेस्ट भी आते हैं जिनमें तंबाकू होता है, और कुछ सूंघने वाला तंबाकू भी मार्केट में अवेलेबल होता है जो लोग यूज़ करते हैं। तो मेन कारण तंबाकू है। उसके अलावा अल्कोहल भी एक वैसा ही बड़ा कारण है। तो अल्कोहल और तंबाकू दो मुख्य कारण हैं जो हमारे कैंसर क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। हम दर्शकों को बता दें 31 मई को वर्ल्ड टोबैको डे होता है, तो कहीं ना कहीं आपको जागरूक होने की ज़रूरत है कि दोस्तों के दबाव में आके या इसकी लत का शिकार ना हो। बिल्कुल तंबाकू से या इसके उत्पादों से दूर रहें, जिससे कि आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें और कैंसर जैसे भयावह रोगों से बच सके। डॉक्टर साहब, कितने प्रकार के कैंसर अमूमन देखने में आते हैं? कॉमन कौन से होते हैं? कैंसर एक्चुअली बॉडी में किसी भी अंग का हो सकता है, बट ज़्यादा जो राजस्थान परिवेश में है वो मुंह के और गले के कैंसर ज़्यादा हैं। फिर स्तन का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है क्योंकि बीड़ी का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं जी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि जो कॉमन कैंसर है, जो राजस्थान में हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसका मुख्य कारण है टोबैको,
यानी कि तंबाकू, अल्कोहल यानी कि मदिरापान, और ये किसी भी फॉर्म में हो, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि तंबाकू और इसके उत्पादों से लगातार दूरी बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम टेंशन में हो, चाहे तनाव में हो, चाहे हमारे दोस्त हमसे कह रहे हो, हमें इसके किसी भी प्रकार से सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने बात की टोबैको के फॉर्म्स की, तो हम देखते हैं आजकल ये हुक्का कल्चर बहुत कॉमन हो गया है, यंगस्टर्स में बहुत देखने को मिलता है, और उसमें वो बताते हैं कि इसमें टोबैको नहीं है, इसमें फ्लेवर्ड हुक्का है। ये क्या ये भी उतना ही डेंजरस है? बिल्कुल, ये डेंजरस है, ये अनहेल्दी है, तो इसका सेवन रोकना चाहिए और आपको किसी भी रूप में हुक्का या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली कि एक्चुअली टोबैको यूज़ जो है आजकल टीनेज में बहुत हो रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ से स्टार्ट होता है अगर, और यंग एज में स्टार्ट होता है तो किसी भी बीमारी पकड़ने की जो टेंडेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है। तो टीन एज में, स्कूल, कॉलेज में अपने आप को तंबाकू से दूर रखें। अगर आपने कॉलेज में तंबाकू यूज़ नहीं किया तो उसकी आगे प्रोबेबिलिटी नॉर्मली कम होती है, और इस टाइम पे आपने ले लिया तो आपको कोई भी बीमारी पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, चांस बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो जो भी युवा दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको बता दें कि माना कि आपको पार्टीज करना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद है, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। तो जो ये ई सिगरेट्स हैं या ये वेप्स हैं, जो भी फैंसी चीज़ें हैं, इनसे दूर रहें, और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें जो आपको इस तरह के उत्पादों का सेवन करने के लिए मजबूर करते हैं। डॉक्टर साहब, आगे चर्चा को जारी रखते हैं। आप बता रहे थे कि एक मुख्य कारण तो तंबाकू है, और क्या क्या कारण हो सकता है कैंसर इसका होने का? कुछ हार्मोन रिलेटेड भी होते हैं कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर हार्मोन रिलेटेड भी होते हैं। उसके अलावा हमारी कुछ वायरसेस होते हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं, EBV वायरस, HPV वायरस, जैसे सर्विक्स का कैंसर जो है वो HPV वायरस से होता है, और इसीलिए उसकी वैक्सीन भी आजकल लगाई जा रही है उसके बचाव के लिए। और इसके अलावा इवन प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी ना करना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आजकल के जैसे खान पान में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स और फास्ट फूड, ये जो जंक फूड आया है, वो भी एक कारण है, इससे हमारे ये कैंसर डेवलप होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम वो जो एड्स वगैरह देखते हैं उसमें लगता है बहुत जल्दी से खाना तैयार हो जाएगा, और बहुत जो स्टोर्ड खाना है, जो जिसे सिर्फ गर्म करके खाना है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में जो है कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज भी बनती जा रही है? बिल्कुल, डेफिनेटली बनती जा रही है, क्योंकि टोबैको, अल्कोहल भी लाइफस्टाइल डिजीज ही है, फिजिकल इनएक्टिविटी भी लाइफस्टाइल डिजीज है, इम्प्रॉपर अनहेल्दी डाइट भी लाइफस्टाइल इशू है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, अगर हम अपने उस क्षेत्र की बात करें जहाँ पर लाइफस्टाइल भी अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी आदी हैं, उनको हुक्का पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, वहाँ कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे हमें बता सकते हैं कि ये बहुत हानिकारक है? तंबाकू का सेवन देखिए किसी भी रूप में, और अल्कोहल कितने भी क्वांटिटी में नुकसानदेह है और शरीर को वो नुकसान पहुंचाएगी, तो किसी भी रूप में थोड़ा अमाउंट भी लेना ठीक नहीं है, तो हमको इससे दूर रहना ही बचाव है। तो भले ही आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो या आप शहरी क्षेत्र में रहते हो, इन चीज़ों को ना बोलना आपकी जिम्मेदारी है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, वो बहुत हद तक इस बात को तय करती है कि हम कितने स्वस्थ रह सकेंगे। तो हिलते डुलते रहिए, योग कीजिए, आगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने जा रहा है, अच्छा खाइए पीजिए और अच्छा सा व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, जिससे कि आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रह सके। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसमें उपचार क्या क्या आ गए हैं। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि हमारे साथ हेलो डॉक्टर में इस वक्त हैं डॉक्टर नरेश जाखोटिया। आप सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आप हमें जानकारी देंगे कि कैंसर के निदान में जो रेडिएशन थेरेपी है वो किस तरह से कारगर है। तो डॉक्टर साहब, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, कैंसर अगर हो जाए तो क्या अब भी वो लाइलाज बीमारी है? जी बिल्कुल नहीं है, लाइलाज नहीं है, ये बीमारी काफ़ी इलाज इसमें आ गए हैं। तो इलाज से पहले मैं आपको सिम्टम पे ले जाना चाहूँगा कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो इसका बेसिक मैं बता दूं कि कोई भी छाला, कोई घाव, कोई भी गांठ, या नॉर्मल जो हमारे बॉडी के रास्ते होते हैं जहाँ से नॉर्मली ब्लड नहीं आता है, तो वो अगर ऐसा कोई भी संकेत आपको दिख रहा है और 7-10 दिन नॉर्मल दवाई लेने पे ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो छाला है, घाव है, खाना निकलने में तकलीफ है, खांसी है, पेट दर्द है, कब्ज है, पेशाब में ब्लड आना, मल द्वार से ब्लड आना, कान से ब्लड आना, सिर में दर्द रहना, उल्टी होना या भूख नहीं लगना, वज़न कम होना,
ये बेस काफ़ी बुखार आना जिसका कोई आराम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कुछ संकेत हैं जो नॉर्मल दवाई नॉर्मल डॉक्टर से लेने में हमको आराम नहीं मिल रहा है, तो इसका एक बार अच्छे डॉक्टर से मिलके इसका प्रॉपर जांच कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कौन कौन सी जांचें होती हैं डॉक्टर? जब हम कैंसर की बात करते हैं, मान लीजिए फिजिशियन को इस तरह का संदेह हो रहा है कि ये जो घाव है या ये जो समस्या है ये कैंसर बन चुकी है, बनने जा रही है, किस तरह के टेस्ट होते हैं इसमें? जी देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो लक्षण संकेत कहाँ से मिल रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट होता है डॉक्टर से मिलके एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिससे हमको पता लगे जैसे मुंह में छाला है तो हम पहले उसको एग्जामिन करके देखते हैं कि वो छाला नॉर्मल है या कैंसर हो सकता है। तो अगर हमको कैंसर लगता है तो फिर हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। उसके अलावा जो बेसिक टेस्ट हो, चेस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI और ज़रूरत लगती है तो फिर पूरे बॉडी का रंगीन सीटी स्कैन, पेट सीटी, ये बेसिक जांच है जो नॉर्मली की जाती है, जिससे हम पूरे स्टेज पे और आगे क्या ट्रीटमेंट होगा उस पर हम पहुंच सकते हैं। जी, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, ये बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में, नाम बताएं आपका। मेरा प्रश्न ये है कि हेलो जी नमस्कार, सुन सकते हैं हम आपको, जी बताएं। मेरे ओठ के ऊपर एक ब्लैक का स्पॉट है अभी कुछ समय से, तो वो क्या वो भी हो सकता है कि कैंसर का वो भी हो सकता है? देखिए, आप अगर तंबाकू और स्पेशली बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, जर्दा का सेवन कर रहे हैं तो एक तो वो बंद कर दें। कुछ नहीं खाते। जी, तो अगर ब्लैक पैच है तो वो नॉर्मल भी हो सकता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो जो डॉक्टर अपनी जांच करता है वो बेस्ट होता है। तो किसी भी एक बार डॉक्टर से जाके, चाहे नॉर्मल फिजिशियन या फिर ENT सर्जन या कैंसर के डॉक्टर के पास आके एक बार जांच करा ले, अपना वो पैच दिखा दें, क्योंकि एक बार देखने से ही पता लगता है कि वो नॉर्मल पैच है या फिर कैंसर का पार्ट है। जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर सही मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आगे जारी रखते हैं चर्चा को और आप जानकारी दे रहे हैं। जी, तो कैंसर की जब हम स्टेज सारे टेस्ट करके हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, उस स्टेज के अकॉर्डिंग और जहां बीमारी है उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग उस गाइडलाइंस बनी हुई हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, नॉर्मली हम उनको फॉलो करते हैं और उसके आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सपोज कोई भी कैंसर है, सॉलिड हम उसको दो में डिवाइड करते हैं कि किसी ऑर्गन का कैंसर है या ब्लड बॉन्ड कैंसर है, या ब्लड जो यहाँ ब्लड बनता है बोन मैरो वहाँ का कैंसर है। तो दो में डिवाइड करते हैं, सॉलिड और हेमेटोलिम्फॉइड। तो हेमेटोलिम्फॉइड अगर है जहाँ ब्लड का है या ब्लड बनने वाली ऑर्गन्स का है तो उनका मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी होता है। और जो सॉलिड कैंसर होते हैं जैसे जीभ का, गले का, स्तन का या लंग्स का, पेट का, उनका मेन इलाज सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी होता है। जी, तो या दोनों भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, डिपेंड करता है स्टेज पे और ऑर्गन पे। और उसके अलावा कीमो जो ऐड की जाती है वो इन दोनों के असर को बढ़ाने के लिए या बीमारी को थोड़ा छोटा करने के लिए लगाई जाती है, अगर बीमारी बॉडी में फैली नहीं है तो। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी पे अब हम आएंगे। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले अक्सर ऐसा माना जाता है या सुना है ऐसा कि कैंसर का जो डायग्नोसिस है या कैंसर का पता ही तब चलता है जब वो लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। क्या ये धारणा है या ऐसा ही होता है या इनिशियल स्टेजेस में भी? देखिए, 90% पेशेंट में तो ऐसा नहीं होता है। 90% से ज़्यादा पेशेंट को पता लग जाता है कि ये मेरे को बीमारी है। और उस जैसे मैं बता रहा था कि ऐसे कोई भी सिम्टम आते हैं जहाँ से पहले ब्लड नहीं आ रहा था, ब्लड आने लग गया, या जो मैंने बताए थे आपको, अगर कोई भी ऐसा हो रहा है तो आप ज़्यादा वेट ना करें। 7-10 दिन में नॉर्मल दवाई के बाद ठीक नहीं हो रहा, जांच कराएं। अगर आपकी डिजीज़ अर्ली स्टेज में पाई जाती है तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 90%, 95% तक होती है। तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और स्पेशली जैसे आप अभी बोल रहे थे, रूरल पब्लिक, जो ग्रामीण पीपल हैं वो और फीमेल स्पेशली इसको इग्नोर करती हैं। वो पहले खुद तक रखती हैं, फिर अपने घर वालों को बताएंगी, फिर अपने हस्बैंड को बताएंगी, उसमें 6 महीने लग जाते हैं। तो कोई भी ऐसा संकेत आपको मिल रहा है, इग्नोर ना करें। और अगर इग्नोर करेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो बीमारी को पकड़ में जल्दी लाने में आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। तो यदि आपको जो डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स बताए कि कोई छाला है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, कोई घाव है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप
गूगल को रिसर्च करके किसी निष्कर्ष पर कि ना पहुंचे, आप एक डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर साहब जो भी आपको बताते हैं आप उस पद्धति को फॉलो करें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। और यदि डॉक्टर को कैंसर का संदेह होता है तो आपके लिए अच्छी बात है कि सही समय पर पता लगने से इसका इलाज शुरू हो जाएगा और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर लेते हैं रेडिएशन थेरेपी की, जिसकी आप एक्सपर्ट हैं। क्या होती है रेडिएशन थेरेपी, किस तरह से एडमिनिस्टर की जाती है? ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसकी जागरूकता पूरे संसार में बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली रेडिएशन को दो पार्ट में काम में लिया जाता है। एक तो डायग्नोस्टिक फॉर्म में काम में लिया जाता है जिसको रेडियो डायग्नोसिस बोलते हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन, एक्सरे, ये डायग्नोस्टिक है। और जो थेरेपी वाला पार्ट होता है उसको रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी में नॉर्मली हम हाई एनर्जी एक्सरेज यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। मेगा वोल्टेज रेंज के एक्सरेज, एमवी एक्सरेज बोलते हैं, तो एमवी एक्सरेज यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में। और ये उनकी प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल एक्सरे जैसे हम करते हैं उन प्रॉपर्टी करीब करीब सेम होती है। जैसे हमको एक्सरे सीटी स्कैन में फील नहीं होता, एमवी एक्सरे ट्रीटमेंट जो हमारा रेडिएशन थेरेपी होता है उसमें पेशेंट को महसूस भी नहीं होता है क्या हो रहा है। तो इससे घबराए नहीं, सबसे पहली चीज़ है। कई बार पेशेंट घबराता है पहले दिन, दूसरे दिन, फिर जब ट्रीटमेंट होता है तो वो हंसते हुए आता है क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। वो कहता है मेरे को तो लिटाया, मेरे को पता भी नहीं लगा। तो इससे घबराए नहीं। एमवी एक्सरेज हैं, आपको टेम्परेचर फील कुछ भी नहीं होगा। उनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो कैंसर सेल पे जाके उसके डीएनए पे हिट करते हैं और डीएनए को खत्म करते हैं और नॉर्मल सेल को बचाएं। उसके लिए ये ट्रीटमेंट नॉर्मली सोमवार से शुक्रवार होता है। बताया कि वो सेल जो है वो मल्टीप्लाई ना हो, तो जो कैंसर वाला सेल होता है उसको रोक देते हैं। उसके डीएनए को हिट करते हैं तो कैंसर सेल मर जाता है और वो फिर मल्टीप्लाई नहीं होता है जी। तो इसके रेडिएशन थेरेपी के नॉर्मली मल्टीपल सिटिंग होते हैं। ये 6 से 7 हफ्ते का यूजुअली ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम 30 से 35 सिटिंग देते हैं और सोमवार से शुक्रवार होता है, शनिवार रविवार छुट्टी होती है। तो इससे शनिवार रविवार छुट्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल रीजनरेट हो जाते हैं और कैंसर सेल मर जाते हैं। तो कैंसर सेल धीरे धीरे मरते हैं और नॉर्मल सेल अपने लेवल पे आते हैं और ये धीरे धीरे बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता पेशेंट को कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आता है, लेटता और हंसते हंसते चले जाता है। लेकिन क्योंकि रेडिएशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, तो इस तरह की हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं कह सकते इसको, कि इसके बाद में स्किन काली पड़ जाती है, बाल झड़ जाते हैं और बहुत वेट लॉस हो जाता है। तो क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? जी एक्चुअली पहले के टाइम पे कोबाल्ट थेरेपी यूज की जाती थी जिसमें स्किन जल जाती थी, काली पड़ जाती थी। तो अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लीनियर एक्सेलरेटर यूज़ कर रहे हैं जिनको हम स्किन स्पेयरिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्किन पे कोई डोज नहीं आती है। कोबाल्ट में क्या होता था, 5 mm पे डोज आना स्टार्ट हो जाती थी और इस कोबाल्ट के ऊपर आया फिर लीनियर एक्सेलरेटर जो टिपिकली ऑन ऑफ एक्सरे मशीन है। इसमें जो हमारे डेवलप होती है डोज वो 1.5 सेंटीमीटर से डेवलप होती है। तो स्किन और स्किन के ऊपर की सतह पे कोई असर नहीं आता। सिर्फ अगर स्किन का कैंसर है, गाल का कैंसर है, जहां हमको स्किन पे डोज देना जरूरी है, वहां पे कालापन आता है, वहां पे स्किन इफेक्ट आता है। नहीं तो इवन स्तन के कैंसर भी ऐसे हैं जो कई बार हम ट्रीट करते हैं, उनको लास्ट डे तक एक भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। और ये ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन हो चुका है आजकल और हम देखते हैं कि इसके बाद में एक नॉर्मल जिंदगी जो महिलाएं, अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है, और वो ठीक हो जाती है उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ। रेडिएशन थेरेपी के बाद में क्या लाइफ नॉर्मल होती है या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कमजोरी होती है? क्योंकि कोई वर्किंग पॉपुलेशन है, काम पे जा रहा है, घर देख रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं। जी, तो डिपेंड ही करता है कि किस ऑर्गन का आपको बीमारी है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो अगर मुंह और गले का है तो आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पानी ठीक से पीना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खानी है, डाइट का ध्यान रखना है और गार्गल करना पड़ता है। तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारा जो कैंसर ट्रीटमेंट का पहला एम होता है वो होता है क्योर, कि आप बीमारी से ठीक हो जाओ। हमारा प्राइमरी एम वो होता है। सेकेंडरी एम होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि आप जिस लाइफ में पहले थे 100% तो भगवान ने जैसे बनाया वैसा नहीं होगा, लेकिन उस क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस वर्क पे आप वापस पहुंच जाएं। और जैसे बहुत ही अच्छा हुआ कि अभी जो हमारे सामने कैमरामैन बैठे थे उसको हमने 1 साल पहले रेडिएशन किया था और ही इज राइट नाउ वेरी फिट एंड फाइन। तो यहाँ मैं आया, यहाँ के उनको मैंने देखा, उन्होंने मेरे को बताया कि आपने मेरा रेडिएशन किया है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों पेशेंट हैं जो ठीक हो गए हैं और अपने काम में भी लग गए हैं। तो एक्चुअली ये है कि ट्रीटमेंट से ना घबराएं, घबराना है तो आप तंबाकू से घबराएं। बहुत अच्छी बात। कल वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो जो यूज कर रहा है
टोबैको किसी फॉर्म में वो आज से बंद कर दे, ताकि वो कल सुबह जब भी उठे तो वो नो टोबैको के साथ उठे। बिल्कुल। एक दर्शक जुड़े हैं, ये बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर में, नाम बताएं आपका। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर ये बताइए कि कैंसर के लिए अलग थेरेपी का इस्तेमाल होता है जी। जो रेडिएशन थेरेपी है, कैंसर कौन सी स्टेज होती है जब रेडिएशन थेरेपी को दिया जाता है जी, या कई बार क्या दूसरी थेरेपी के साथ रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है? अच्छा, कौन कौन से कैंसर में इसका यूज होता है? ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है और भी दूसरे कैंसर है, तो पर्टिकुलर कौन कौन से कैंसर में रेडिएशन थेरेपी यूज होती है? जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं और रेडिएशन थेरेपी में कौन सी रेट का यूज किया जाए? जी, आपने शायद थोड़ा लेट हमें ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आप जरूर बताएं डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो यूजुअली 95% केसेस में MV एक्सरेज, मेगा वोल्टेज रेंज के एक्सरेज यूज किए जाते हैं, जिनको फोटॉन्स भी बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को पता नहीं लगता है कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। तो MV एक्सरेज रेडिएशन थेरेपी में नॉर्मली काम में लिए जाते हैं। और ये जो रेडिएशन थेरेपी है वो जो बिल्कुल कारगर है, जहाँ पे और कोई रोल नहीं होता, वो हमारा जो जीभ के पीछे के की तरफ के कैंसर होते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं उनको, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स जिसमें टॉन्सिल पीछे वाली जीभ आती है, और हाइपोफेरिंग्स गले के कैंसर और बोलने की ग्रंथि के कैंसर। नेजोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स यानी बोलने की ग्रंथि का कैंसर। फेफड़े के कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भोजन नली में रेडिएशन थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, इसमें रेडिएशन थेरेपी इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। तो रेडिएशन थेरेपी से बीमारियां पूर्णतः ठीक हो जाती हैं अगर समय पे अच्छे से इलाज लिया जाए तो। जी डॉक्टर साहब, कितना टाइम लगता है एक व्यक्ति को रिकवर करने में? रेडिएशन थेरेपी जब कंप्लीट हो जाती है तो कैसे जज करते हैं कि अब जो कैंसर है इसका निदान हो चुका है, और ये इसके रिकरिंग के क्या चांसेस होते हैं? एक्चुअली रिकरेंस रेट जो है वो ऑर्गन पे डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्गन का था और कौन सी स्टेज का था। जैसे फर्स्ट स्टेज के कैंसर नॉर्मली 90 to 95% क्योर हो जाते हैं, तो 5-10% उनमें है। सेकेंड स्टेज के कैंसर 75 to 80% ठीक होते हैं, तो 20 से 25% में रिकरेंस रेट होती है। और स्टेज थर्ड के 60 से 65, कुछ केसेस में 70% भी क्योर रेट है। तो डिपेंड ये करता है कि पेशेंट अपना एक तो खुद का कितना ध्यान रखता है और कैसे डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन और फॉलोअप पे आता है। ठीक है, तो जो रेडिएशन से लिंक्ड साइड इफेक्ट है वो नॉर्मली गले वाले कैंसर में मुंह में गले में छाले बनना होता है, उस वजह से भोजन निगलने में दिक्कत होती है, तो उस टाइम उसको लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट पे आना होता है। और इन एनी केस अगर मान लो नहीं ले पा रहा है वो, तो फिर कई बार हमको नाक से नलकी डालनी पड़ती है, जो टेम्पररी होती है, वो 2-3 हफ्ते में निकाल दी जाती है। ठीक है, और रेडिएशन थेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो ट्रीटमेंट खत्म होने के 80-85% केसेस में 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो 1 महीना इंपॉर्टेंट समय होता है। 80% आपके साइड इफेक्ट जो आए हैं वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, और कुछ जो बच्चे होते हैं वो विदिन 2 मंथ्स ठीक हो जाते हैं। तो इससे घबराए नहीं। आपने बहुत ही अच्छा, एक बहुत आशावादी आंकड़ा दिया कि जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो 90% की कोई भी स्टेज हो, 80 से 90% चांसेस होते हैं कि वो जो कैंसर है ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत होती है तो आपको आपका ख्याल रखने की। इसमें डॉक्टर साहब आप भी इस बात को मानेंगे, कहीं ना कहीं इंसान की जो विल पावर है, उसकी जो सोच है, सोचने की शक्ति है, परिवार है, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है बहुत डरा हुआ होता है, किस तरह से आप उसे समझाते हैं, या जो दर्शक हमसे जुड़े हुए वो कैसे समझ सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली हम पेशेंट को ये कहते हैं, इसमें 2 चीज़ें कहते हैं। एक तो प्रेजेंट में रहें। यूजुअली पेशेंट क्या होता है, या तो पास्ट में रहता है कि मैंने ये सेवन क्यों कर लिया, मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई, ये वो, या फिर वो फ्यूचर में रहता है कि मेरी फैमिली का आगे क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे घर का आगे क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रह के आप थोड़ा रिलैक्स रह सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। आप प्रेजेंट में रहोगे
तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पेशेंट का इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कोई भी जो एग्जाम होता है, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सब एग्जाम पास होने के लिए हुए हैं, ठीक है। आपकी खुद की विल पावर, आपकी मेहनत कितनी है, उस पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे पास होते हो और कितने अच्छे नंबर से पास होते हो। तो पेशेंट की विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड, अगर पेशेंट मैरिड है तो उसके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, उसका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा उसकी जो फैमिली है उसका इंपॉर्टेंट है, और हमारे रिलेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी का इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर फैमिली में रहता है कि हाँ ये बीमारी हो गई, कोई बात नहीं, बट ये ठीक हो जाएगी, और पेशेंट जो है वो पूर्णतः ठीक होकर अपने नॉर्मल काम में वापस लगेगा। तो घर का वातावरण भी एक पॉजिटिव रहे, पेशेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव रहे, तो सब ठीक होता है। तकरीबन कितना समय लगता है? मान लीजिए किसी का स्टेज 4 भी हो और वो रिकवर कर रहा हो, उसके पास बहुत सपोर्ट हो, तो एक नॉर्मल लाइफ पे जाने में कितना समय लग जाता है? नॉर्मली 2-3 महीने तो लगते हैं नॉर्मल लाइफ में आने में जी। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद तो एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, वो उसके साइड इफेक्ट से रिकवर हो जाए, उसके बाद वो फिर अपने ड्यूटीज पे जाने लग जाता है। तो नॉर्मली हम सिकनेस भी देते हैं, वो 1 महीने का ही देते हैं कि आप 1 महीने में अच्छे आफ्टर ट्रीटमेंट, तो 1 महीने में आप अपना अच्छे से ध्यान रखो, खाना वगैरह अच्छे से, डाइट वगैरह अच्छे से लो, और आप ठीक हो जाओ। लेकिन ट्रीटमेंट जो चल रहा होता है तब क्या इंसान अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं कुछ पेशेंट जो होते हैं वो वही ऑर्गन पे डिपेंड करता है। जैसे स्तन का कैंसर है, उसमें आए वो पेशेंट आए, रेडिएशन करा के चले गए, तो इवन स्तन के कैंसर के तो पेशेंट छुट्टी भी नहीं लेते हैं एक भी, वो डेली ऑफिस जाते हैं, अपने घर के काम में रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती जी। तो डिपेंड ही करता है ऑर्गन कहाँ का है, वो कितना काम कर सकता है। और कुछ इवन गले के वाले, मुंह वाले कैंसर जो है वो भी अपना अगर खुद का काम होता है तो करते रहते हैं जी। और कुछ जो होते हैं वो लास्ट 2-3 हफ्ते में छुट्टी लेते हैं। तो इसमें ज्यादा ऐसा घबराने की, टेंशन की बात नहीं, भर्ती रहना पड़ेगा महीनों और ऐसा कुछ कोई भर्ती नहीं रहना पड़ता है। रेडिएशन थेरेपी एक ओपीडी ट्रीटमेंट है, पेशेंट आया, ट्रीटमेंट करा के गया। नॉर्मली हम बोलते हैं इन आउट टाइम आपका 1 घंटा होता है कि आप आए हॉस्पिटल में, आपका थोड़ा वेटिंग रहता है, ट्रीटमेंट कराए गए, और ट्रीटमेंट टाइम सिर्फ 1.5 से 2 मिनट होता है। मशीन पे आपको सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लेटना होता है, आप 1.5-2 मिनट में लेटे, ट्रीटमेंट किया, वापस अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसे इस बात को समझ गए होंगे कि कैंसर भी एक चुनौती की तरह, के एग्जाम की तरह, अगर ये आती है तो इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, इलाज लेना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है अपने नॉर्मल जिंदगी में, अपने जो आम जिंदगी है उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? कल वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में ना करें, कोई भी एडिक्शन किसी भी रूप में हो वो ना करें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट होती है डे की, तो अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे हेल्दी ब्रेकफास्ट लें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपके बैडमिंटन, क्रिकेट, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी हॉबी है वो करें, ज़रूर करें। और अगर कोई साथ ना हो तो मॉर्निंग वॉक एक गार्डन में बेस्ट एक्सरसाइज होती है, उसमें आपको किसी के साथ की भी जरूरत नहीं होती है। और टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। और आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट एडिक्शन हो गया है, खतरनाक, वो है गैजेट। बिल्कुल। तो स्क्रीन टाइम अपना मॉनिटर करें, ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना रखें, और अपने गैजेट को जितना टेक्निकली बनाया हुआ है उसको उस पर ज़्यादा यूज़ करें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। साथ ही ये भी बता दें कि जो लोग कैंसर के साथ जी रहे हैं या कैंसर का जिनका उपचार चल रहा है, वो किस तरह की डाइट लें, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली उनको एक तो पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो पानी से ही निकलते हैं, यूरिन से निकलते हैं। और स्मॉल फ्रीक्वेंट प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं खा पाते हैं, भूख कम लगती है, तो थोड़ा थोड़ा करके हर 1-2 घंटे पे घड़ी देख के खाना खाएं। स्वाद से, मन से, भूख से नहीं खाएं, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बीमारी की वजह से भी भूख कम लग जाती है। तो घड़ी देख के प्रोटीन वाली चीज़ें, दूध, दलिया, खिचड़ी, दाल, चावल घर का बना हुआ खाएं, वो बेस्ट होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने जो भी जानकारी दी रेडिएशन थेरेपी के बारे में, कैंसर के निदान, उपचार और रिकवरी के बारे में, हमें उम्मीद है कि इससे हमारे दर्शक जरूर से लाभान्वित हुए होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शालू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।